दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और हम लोग आज देखेंगे ओशनोग्राफी के जो हमारे इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सभी हम लोग आज यहाँ पे रिवाइज करेंगे। और ओशनोग्राफी का सिलेबस अगर हम लोग देखें सभी यूनिट्स को, तो सभी यूनिट्स में सबसे छोटा सिलेबस है। कुछ ही चैप्टर्स हैं इसमें, जिसमें कि अगर हम मास्टर्स के सिलेबस को भी देखें, ओशनोग्राफी जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा और ग्रेजुएशन में तो खैर सभी ने पढ़ा ही होगा, तो मेन मेन चैप्टर्स वही हैं जो आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में है। तो उन जब हम चैप्टर्स को देखते हैं तो थ्योरीज की संख्या बहुत अधिक नहीं है। जैसे अगर हम देखें जियोमॉर्फोलॉजी को, तो उसमें मैक्सिमम थ्योरीज हैं, काफी ढेर सारी थ्योरीज हैं। कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो हम लोग को डीप में पढ़नी पड़ती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बहुत डीप में नहीं भी पढ़नी है, बट थोड़ा बहुत उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो उसको तो खैर हम लोग जब जियोमॉर्फोलॉजी रिवाइज करेंगे तो वहां पे देखेंगे। इसी तरीके से जब हम लोग पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं या पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, इन सब में हम लोग को बहुत थ्योरीज मिलती हैं। ओशनोग्राफी में अगर हम कंपेयर करें तो थ्योरीज की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चंस हर साल, अगर हम पिछले 3-4 साल के पेपर्स देखें तो 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं थ्योरीज से। एक क्वेश्चन तो आना आपका तय है कि ओशनोग्राफी की थ्योरीज से क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत डीप में नहीं आएगा तो इतना तो आएगा ही कि ये थ्योरी कब आई या किसने दी। तो हम लोग इसको रिवाइज करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लिस्टिंग कर दी है जिससे आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि पढ़ना हमको कौन कौन से थ्योरीज हैं। थ्योरीज ऑफ सबमरीन कैनियंस, जो हमारी अंत सागरीय कंदराएं होती हैं, कैनियंस होती हैं सागर के अंदर, जैसे गॉर्ज और कैनियन जो हमारी घाटियां होती हैं गहरी, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे स्थल के ऊपर भी देखने को मिलती हैं, नदी से बनने वाले लैंडफॉर्म्स में आपने पढ़ा भी होगा। उसी तरीके की घाटियां समुद्र में भी देखने को मिलती हैं। एकदम सिंपल, हम लोग कोई किताबी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं देखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो उसी तरह की जो घाटियां समुद्र के अंदर जो देखने को मिलती हैं, वो घाटियां, उसके निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा सबमरीन कैनियन देख लेते हैं। बात आई है तो इसको देख लिया जाए। देखिए, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपने पढ़ा होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, ट्रेंचेस, ये सब आपने पढ़ा होगा। जो अलग अलग जोन्स होते हैं समुद्र के, जो अलग अलग हिस्से होते हैं, उनमें जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है और जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, जो हमारी सबमरीन कैनियन होती है, जो घाटी होती है, ये जैसे आप देख रहे हैं एक प्रकार की, यही सबमरीन कैनियन है, ये घाटी है। और इस तरह की जो कैनियन होती है, ये इसकी स्टार्टिंग शेल्फ पे हो जाती है और ये मेनली फैली होती है कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। तो मतलब ये शेल्फ और स्लोप दोनों पे इसका विस्तार है। शेल्फ पे थोड़ा सा विस्तार है, लेकिन मेन जो इसका एक्सटेंशन है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप पर है। तो ये है आपकी सबमरीन कैनियन। तो उसी सबमरीन कैनियन से रिलेटेड कुछ सिद्धांत हैं, जिनमें पटल विरूपणी सिद्धांत है, भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत है, सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी है, अंतरसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत, टर्बिडिटी करंट थ्योरी है, पंख तरंग सिद्धांत, और अदर कुछ बातें की गई। जो कभी कभी क्या होता है कि कुछ विद्वान सिद्धांत नहीं देते बट कुछ बातें जरूर करते हैं उसके बारे में, तो उसमें बूचर और क्वेनन के जो थॉट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके सबमरीन कैनियन से रिलेटेड आप कह सकते हैं 5 तरह के विचार हैं, जिनमें कि मेन जो थ्योरी है तो वो 4 ही है, ये कुछ स्कॉलर्स के थॉट हैं। तो 5 पॉइंट आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद अदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, उनमें टाइड्स की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है। इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन की 1687 की। ईयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर हम देख रहे हैं, वैसे पहले इस तरीके के जो रटने वाले क्वेश्चन होते थे वो काफी पहले आते थे नेट के एग्जाम में, बीच में एकदम कॉन्सेप्चुअल हो गया पेपर। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ साल से तो बुक्स के ईयर पूछे जा रहे हैं। जैसे 2020 के एग्जाम में प्राइमेट सिटी का ईयर पूछा गया। जो स्पाइक मैन की किताब है द जियोग्राफी ऑफ पीस, 1944 की किताब है, उनकी डेथ के बाद उनके फ्रेंड्स ने उसको पब्लिश करवाया था 1944 में। उस किताब का ईयर पूछा गया था द जियोग्राफी ऑफ पीस का। तो इस तरीके से
ईयर्स काफी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ईयर भी पता होना जरूरी है। तो जैसे ये इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन की 1687 की, डायनामिक थ्योरी, डायनामिकल थ्योरी, गतिक सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं लाप्लास का 1755 का, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, प्रगामी तरंग सिद्धांत हम कहते हैं विलियम वेबल 1833। विलियम वेबल का नाम तो खैर काफी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में, जैसे कि हम लोग जब एकरूपतावाद पढ़ रहे थे तो वहां भी इनका नाम आया था। उन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही सबसे पहले टर्म दिया था। कॉन्सेप्ट तो दे चुके थे जेम्स हटन 1785 में, लेकिन जो टर्म उसके लिए यूनिफॉर्मिटेरिज्म है, ऐसा माना जाता है कि विलियम वेबल ने दिया था। कैनाल थ्योरी एरी महोदय की, और स्टेशनरी वेव थ्योरी, स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर ए हैरिस महोदय का। तो ये 5 सिद्धांत आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति के सिद्धांत। इस साल एक क्वेश्चन आया था, अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, 2020 का क्वेश्चन है ये। और क्योंकि मैंने वो पेपर दिया था इसलिए मुझे याद है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसमें अभी मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ से ज्यादातर आते हैं क्वेश्चंस। तो चार्ल्स डार्विन का ये सिद्धांत है, अवतरण सिद्धांत 1837 और 1842 का। मरे का एक स्थिर स्थल सिद्धांत है 1880 का। और ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत, डेली महोदय का। और एक सिद्धांत है लास्ट में डेविस का। डेविस के बारे में हम लोग बात करेंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे। डेविस ने प्रॉपर कोई अलग थ्योरी नहीं दी, उन्होंने बस जो डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन की थ्योरी को डेविस ने थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट किया और एग्जाम्पल्स देके समझाया, कोई नई थ्योरी नहीं दी थी उन्होंने। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब हम लोग के टाइड्स के इंपॉर्टेंट सिद्धांत, कोरल रीफ के इंपॉर्टेंट सिद्धांत, 4 इधर हो गए और 5 9 हो गए, और पीछे हम लोगों ने 5 पॉइंट्स देखे थे। तो ये आपके 14 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो कि मॉडल्स और थ्योरीज की दृष्टि से ओशनोग्राफी में इंपॉर्टेंट है। अब इनमें हम लोग देखते हैं कि कौन सी थ्योरीज को हम लोग को थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट जिनका हमें क्लियर रखना पड़ेगा, और जो आप लोगों ने निश्चित रूप से मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा। जैसे जब हम लोग टाइड्स पढ़ते हैं तो टाइड्स की वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी इक्विलिब्रियम थ्योरी है, लेकिन इक्विलिब्रियम थ्योरी के साथ ही साथ प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी और स्टेशनरी वेव थ्योरी, ये 3 थ्योरीज को आपको समझना जरूरी है। इसको मैंने मार्क भी कर दिया है। बाकी डायनामिकल थ्योरी और कैनाल थ्योरी ये आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी जल्दी, और ये आपको वैसे इनका कंटेंट ऑनलाइन भी बहुत उतना अवेलेबल नहीं है, और ये उतनी फेमस थ्योरीज भी नहीं है। तो इन थ्योरीज के बारे में हम लोग को बस इतना जानना है कि इन्होंने काम किया। जैसे मान लीजिए कहीं आप टाइट पे लिख रहे हैं, इस चीज का पता होना इसलिए आवश्यक है। मान लीजिए टाइट पे आप एक शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, तो रिटन एग्जाम में या अपने कॉलेज के एग्जाम में जो लोग ग्रेजुएशन वाले देख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप ये अपना आंसर खत्म करने के बाद लिख सकते हैं कि टाइड से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आप इस चीज को शामिल कर सकते हैं। उसी तरीके से कोरल रीफ में ये तीनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है डार्विन वाली। बाकी हम लोग इन तीनों को ही समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेंगे इन तीनों का। डेविस को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो कोरल रीफ में तो हम लोग को लगभग चारों को ही समझना है, लेकिन टाइड में हम लोग को मेनली 3 को ही देखना है। लेकिन ईयर और किसने दिया है, इस चीज को आपको मिस नहीं करना, ये तो आपको सबका तैयार होना चाहिए। और जो ये टॉपिक है थ्योरीज ऑफ सबमरीन कैनियंस, यहां से भी डिटेल में मुझे नहीं लगता कि किसी कॉलेज या जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स के एग्जाम में भी यहां से डिटेल में आने का चांस कम ही होता है। लेकिन हम लोग के एग्जाम में, नेट जेआरएफ के एग्जाम में डाना का सिद्धांत, जो भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और जो टर्बिडिटी करंट थ्योरी है और जो सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी है, 2 3 और 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, इनसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो
सबमरीन कैनियन में अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं भी तैयार हो रहा है तो आप कम से कम इतना काम कर लीजिए कि इन सिद्धांतों के प्रोपाउंडर्स कौन है, उनके नाम आपको रटे होने चाहिए। क्योंकि ये डाना का सिद्धांत आप लोगों ने भी जब पेपर सॉल्व किया होगा तो जरूर डाना का सिद्धांत कई बार आ चुका है, और इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन वाली, और डार्विन की थ्योरी सब्सिडेंस थ्योरी, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं ये पूछे जाते हैं। तो ये हम लोगों ने लिस्टिंग को समझ लिया, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अपने पास में रखिए और इसको देखते रहिए। डेली देखेंगे तो 2-3 दिन में ही आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि कौन कौन सी थ्योरीज हमको पढ़नी है, और उनमें से जो जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसको आप अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए, और जिसको डिटेल में नहीं भी समझना उसको भी थोड़ा सा माइंड में बस उसका एक स्टोरी बनाए रखिए कि हाँ इसमें क्या बताया गया था और ये सिद्धांत दिया किसने था। तो अब एक हम लोगों ने इंट्रो समझ लिया है, अब हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरीज ऑफ सबमरीन कैनियंस। थ्योरीज ऑफ सबमरीन कैनियंस में पहला जो सिद्धांत है वो पटल विरूपणी सिद्धांत है। पटल विरूपणी सिद्धांत में सबमरीन कैनियन होती क्या है ये तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और ज्यादा डिटेल में जानना हो तो हम लोग ऑलरेडी एक प्रॉपर लेक्चर कर चुके हैं। जो अलग अलग जोन्स होते हैं मैरीटाइम जोन्स, उसको आप देख सकते हैं। डायस्ट्रोफिक थ्योरी या पटल विरूपण, पटल विरूपण आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोग पढ़े होंगे भू संचलन या इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्स वाला जो चैप्टर है, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि पटल विरूपणी बल वो बल होते हैं जो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। अंतर्जात बल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जो सडन चेंज करता है, जैसे कि ज्वालामुखी आ गया, भूकंप आ गया, इस तरह की घटना घटित हो गई, अचानक से लैंडफॉर्म एकदम बदल गया। अभी तक हम देख रहे थे सब कुछ अच्छा था, अचानक से अर्थक्वेक वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो सडन चेंज होता है। लेकिन जो डायस्ट्रोफिक चेंज होता है, डायस्ट्रोफिक चेंज जो होता है वो धीरे धीरे काम करता है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा दो तरह के वर्क्स होते हैं, एक एपिरोजेनेटिक, एक ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक में क्या होता है, वो महाद्वीप से संबंधित होता है कि कोई लैंडफॉर्म, कोई लैंड है वो ऊपर उठ गया या नीचे धंस गया, ये सब चीजें उसमें होती हैं। लेकिन जो ओरोजेनेटिक है उसमें हम लोग कंप्रेशन और टेंशन को पढ़ते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल जो है उसमें हम लोग दो तरह के बल पढ़ते हैं, टेंशन को और कंप्रेशन को। तो डायस्ट्रोफिक में कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि जब भ्रंशन की क्रिया होती है, भ्रंशन कब होगा आप लोगों ने पढ़ा है पहले ही कि एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इस साइड लग रहा है और एक बल इसके अपोजिट वर्क कर रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, ये बीच में दरार उत्पन्न होगी और यही से भ्रंशन की क्रिया होगी, फॉल्ट क्रिएट होगा। और इस तरीके के जो फॉल्ट्स बनते हैं, यही फॉल्ट्स, यही भ्रंशन कहीं ना कहीं सबमरीन कैनियंस के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें कुछ विद्वान तो भ्रंशन वाले प्रोसेस को मानते हैं, लेकिन मैंने बताया अभी कि जो हम लोग का पर्वत निर्माणकारी बल होता है, पर्वत निर्माणकारी बल डायस्ट्रोफिक का ही एक हिस्सा है। उसमें हम लोग, ये तो आप देख रहे हैं टेंशन वाला फोर्स है, कंप्रेशनल फोर्स भी होता है जब बल आमने सामने काम करता है। और इसमें कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि जब आमने सामने काम करेगा तो हम लोग को पता है फोल्ड पड़ेंगे, फोल्ड या वार्प। तो जब फोल्डिंग होगी, वलन होगा, तो मान लीजिए कोई भाग ऐसे ऐसे होगा, वलन ऐसे ही तो होता है, और जब इस तरीके से होगा तो ये देखिए, ये एंटीक्लाइन है, ये सिंक्लाइन है, ये एंटीक्लाइन है, ये सिंक्लाइन है। तो ये जो सिंक्लाइन है यही एक प्रकार की घाटी है, जो घाटी कहाँ बनेगी, ये घाटी बनेगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे थोड़ा सा रहेगी, और मैक्सिमम इसका जो एक्सटेंशन होगा वो कॉन्टिनेंटल स्लोप पर होगा। तो ये दो तरह की बातें की गई डायस्ट्रोफिक थ्योरी में। कुछ विद्वान भ्रंशन वाले प्रोसेस से मानते हैं कि इस तरीके से दो पार्ट में मूवमेंट हुआ, दो डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, और इस तरीके से भ्रंशन से घाटी बन गई। कुछ विद्वान मानते हैं कि कंप्रेशन वाला फोर्स काम किया और इस तरीके से वलन पड़ गया, और ये जो वलन में जो सिंक्लाइन वाला हिस्सा है ये एक प्रकार की घाटी को ही तो शो कर रहा है, एक गहरे भाग को शो कर रहा है, और इस तरीके से घाटियां बन गई समुद्र के अंदर। तो ये कुछ विद्वानों का ये मत है, ये मानते हैं लोग। और इसमें ये सिद्धांत बहुत ज्यादा इसको मान्यता नहीं मिली है, और इसीलिए आप देखेंगे इससे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये स्कॉलर्स कहना क्या चाहते थे। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत, भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो नाम है वो डाना का है। डाना का कई बार आ चुका है, इसको रख लीजिए। 1863 में
शेपर्ड का इसमें कंट्रीब्यूशन है और हाल महोदय का टर्म आपने जरूर सुने होंगे। आपने कोबर का सिद्धांत पढ़ा होगा, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। तो कोबर के सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा कि जो जियोसिंक्लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो हाल और डाना ने ही दिया था। बाद में उसको प्रॉपर एक थ्योरी के फॉर्म में उसको प्रॉपर एक व्यवस्थित तरीके से दिया, वो दिया हॉग महोदय ने। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि जियोसिंक्लाइन की थ्योरी या जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट, तो ये चीज भी आपका पता होना चाहिए। और इससे यहाँ पे अगर आपको पता है पहले से हाल और डोना ने एक साथ काम किया हुआ है, तो यही चीज यहाँ पर भी है कि सब एरियल इरोजन थ्योरी में भी मेन कॉन्सेप्ट जो मेन थ्योरी है वो डाना की है, हॉल का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है और शेपर्ड का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। इसमें कहा क्या इन लोगों ने, इसमें ये कहा गया कि जो हमारा भूपृष्ठ होता है उस भूपृष्ठ पर अपर्दन हुआ, नदियों ने अपर्दन किया और घाटी बनाई, और बाद में जब वो हिस्सा समुद्र में नीचे डूब गया तो वही समुद्र में घाटी के रूप में हो गया। मतलब कि मान लीजिए जो प्रोसेस है ये आप लोगों ने इंडोजेनेटिक में पढ़ा ही है कि इमरजेंस एक प्रकार का लैंड में उठाओ और धसाओ, ये तो होता ही रहता है। तो मान लीजिए कोई लैंड एरिया पहले ऐसी जगह पे है जहां पे रिवर अपना वर्क कर रही है और रिवर ने वहां पे घाटी बनाई, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो हिस्सा अंदर धंस गया टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण, जो हमारा इंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं उसके कारण ये हिस्सा नीचे धंस गया। अब ये जब नीचे धंस जाएगा तो घाटी तो बनी ही रहेगी, और वो घाटी फिर लैंड की नहीं बल्कि वो समुद्र के अंदर की घाटी हो जाएगी। तो इस तरीके से जब भूपृष्ठ पे अपर्दन होता है और अपर्दन से घाटियां बनती हैं और घाटियां बाद में अंदर डूब जाती हैं, सबमर्ज हो जाती हैं, तो वो एक प्रकार की सबमरीन कैनियन या अंतर सागरीय कंदरा या घाटी के रूप में हो जाती हैं। और ये बताया हॉल, डाना एंड शेपर्ड ने। इस तरह के विचार इन लोगों ने दिए। इसके बाद है सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी, अंतर सागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत। बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, इसमें बस ये बताया गया कि समुद्र के अंदर टेम्परेचर और डेंसिटी में जब डिफरेंस होता है तो बहुत सारी करंट्स चलती हैं, करंट्स जनरेट होती हैं, और ये करंट से ही इस कैनियन का फॉर्मेशन करती हैं। इस थ्योरी को भी मान्यता नहीं प्राप्त है क्योंकि लोगों का, विद्वानों का मानना है कि इतनी ह्यूज करंट्स नहीं बन जाएंगी कि वो इतने बड़े बड़े घाटियों का फॉर्मेशन कर पाए। इसके जो प्रमुख समर्थक हैं, जो प्रमुख विद्वान है, वो है सैलिस एंड फ्लोरल। कई बार ये पूछा जा चुका है। इसके बाद टर्बिडिटी करंट थ्योरी, पंख तरंग सिद्धांत। टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मडी वाटर, मड हिंदी में पंख कहते हैं। तो ये जो टर्बिडिटी करंट थ्योरी है ये कहती है कि समुद्र के अंदर टर्बिडिटी बेसिकली है एक प्रकार का मडी वाटर कह सकते हैं, कीचड़, इस तरह की चीजें, इस तरह के टर्म्स इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। उस टाइप की करंट जब चलती हैं समुद्र के अंदर, वो कहीं ना कहीं सबमरीन कैनियल्स का फॉर्मेशन करती हैं। डेविस, रिदर और डेली, ये तीन लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये 2, 3 और 4, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें यही आता है। प्रोपोंडर्स काफी इसमें पूछे जाते हैं, डेविस, रिदर एंड डेली। और इसका भी वही आलोचना है कि मडी वाटर से या पंख इतनी स्ट्रॉन्ग तरंगे नहीं जनरेट कर सकता कि उससे सबमरीन कैनियंस का फॉर्मेशन हो जाए। इसके बाद कुछ अदर स्कॉलर्स है जैसे कि बूचर और क्वेनन। बूचर ने बताया कि जब अर्थक्वेक समुद्र में जब अर्थक्वेक होता है या वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं उससे वेव्स जनरेट होती हैं, वो फॉर्मेशन करती हैं। और क्वेनन ने बताया कि क्वेनन ने काफी हद तक कुछ ऐसी ही बात करी जैसा हम लोगों ने सब एरियल इरोजन थ्योरी में देखा था कि नदी ने अपना घाटी बना दिया, अब वो जो एरिया है वो कभी ना कभी मान लीजिए डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा इंडोजेनेटिक एक्टिविटीज के कारण, तो फिर वो अंदर चला जाएगा और वो घाटी अंदर शिफ्ट हो जाएगी और वो फिर सबमरीन कैनियन हम उसको कहने लगेंगे। जब तक वो ऊपर थी तब तक हम उसको नॉर्मल कैनियन कहते थे, लेकिन जब वो डूब गई तो सबमरीन कैनियन हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी थ्योरीज ऑफ सबमरीन कैनियंस। इसमें हम लोगों ने देखा है डायस्ट्रॉफिक थ्योरी, सब एरियल इरोजन थ्योरी, सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी, टर्बिडिटी करंट थ्योरी और हमारे कुछ अदर स्कॉलर्स बूचर और क्वेनन। तो इसमें
मुझे उम्मीद है कि जितना आपके लिए सफिशिएंट है, जितना आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हम लोग की रिवीजन क्लास है। हम लोग को कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए और फास्टली अदर जो थ्योरीज हैं उनको भी कवर करना है। अब हम लोग की आती है थ्योरीज ऑफ टाइड्स। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन की 1687 की थ्योरी, संतुलन का सिद्धांत। जो संतुलन का सिद्धांत, जो इक्विलिब्रियम थ्योरी है, वास्तविकता ये है कि टाइड्स की बहुत ही अच्छी व्याख्या ये थ्योरी ही करती है। अदर जो थ्योरीज हैं, जैसे अभी हम लोग प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव थ्योरी देखेंगे, ये थ्योरीज ये बस बताती हैं कि कैसे आगे बढ़ते हैं ज्वार, या कैसे अलग अलग जगहों पे आते हैं। ये सब बातें तो उन लोगों ने बताई हैं, लेकिन ओरिजिन जो है, ओरिजिन अच्छी तरीके से इसी थ्योरी में समझाई गई है। यहाँ में नीचे आप देख रहे हैं डेफिनेशन, एच.वी. थर्मन एंड ए.पी. ट्रूजिलो की। थर्मन एंड ट्रूजिलो की बहुत ही फेमस बुक्स आती हैं ओशनोग्राफी पे, काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स इन लोगों ने किए हैं। टाइड्स आर द पीरियोडिक राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ एवरेज सी लेवल दैट अकर्स थ्रू आउट द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि पीरियोडिक, एक क्रम से राइजिंग और लोअरिंग हो रही है एवरेज सी लेवल में, और ये थ्रू आउट द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के जो महासागर है हर जगह ये प्रोसेस होता है। ये है टाइड। अब हम लोग देख लेते हैं ये थ्योरी। हम लोग जानते हैं कि सन और मून का ग्रेविटेशन, सन और मून का जो टाइडल फोर्स है, जो आकर्षण बल है, वो काम करता है। जो भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं पृथ्वी पे, जिसमें कि सन तो हमसे ज्यादा डिस्टेंस पे है तो उसका उतना रोल नहीं होता, मून का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि मून हमारे नजदीक है। अब ये है मून, ये है अर्थ। इसमें जब मैंने इस पे आपको डिटेल में पढ़ाया था ये टॉपिक, तो वहां पे मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जैसे जब एक पानी से भरी हुई बाल्टी जब हम उठाते हैं, तो एक हाथ में तो हम हमारे बाल्टी होती है, लेकिन दूसरा हाथ भी हमारा ऑलरेडी उठ जाता है बैलेंस बनाने के लिए। ये चीज आपने महसूस किया होगा। लोहे से भरी बाल्टी अगर आप एक हाथ में उठाते हैं तो दूसरा हाथ भी आपका उठेगा, या कोई भी भारी सामान, पेंट की बाल्टी होगी। बाल्टी का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो चीज उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारा बॉडी है वो वहां पे बैलेंस एक बना रहा है, उसी तरीके से जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी बैलेंस बनाने का काम करती है। मून के सामने का जो हिस्सा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हिस्सा पृथ्वी का, वह हिस्सा जो मून के सामने है, वहां तो बल्ज बल्ज मतलब एक तरीके का उभार ये हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि मून के सामने है तो सिंपल सी बात है, मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, या इसको हम मून का टाइडल फोर्स भी कहते हैं, मून का आकर्षण बल भी कहते हैं। यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना मून लगा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इधर आप देखेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड में भी एक प्रकार का बल्ज या उभार उत्पन्न होगा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उत्पन्न होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो पृथ्वी के बाहर काम करता है, मतलब कि किसी भी चीज को पृथ्वी के बाहर एक तरीके से भेज रहा है, पृथ्वी से पृथ्वी के बाहर। वहीं अगर हम सेंट्रीपिटल कहें तो वो अंदर की ओर। तो कभी कभी हम लोग को सेंट्रीपिटल में और सेंट्रीफ्यूगल में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अगर ये थ्योरी हमारी क्लियर है तो वो कंफ्यूजन हमको कभी भी नहीं होगा। तो जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यही जल में एक तरीके का उभार क्रिएट कर रहा है पृथ्वी से बाहर की ओर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस थ्योरी को इक्विलिब्रियम थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम थ्योरी या संतुलन का सिद्धांत कहने का रीजन यही है कि यहाँ पे पृथ्वी एक संतुलन बना रही है, पृथ्वी खुद एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि एक बल जो उत्पन्न हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, दूसरा बल जो उत्पन्न हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। यही बताया न्यूटन ने 1687 में, और उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सी थ्योरी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस आपको माइंड में ये रखना है कि किस तरीके से जो अर्थ है
वो एक प्रकार का इक्विलिब्रियम खुद क्रिएट करती है। जैसे हमारी बॉडी, मैंने एग्जांपल दिया, बॉडी हमारा संतुलन बनाने का प्रयास करती है जब भी हम कोई हैवी चीज को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। उसी तरीके से जो अर्थ है वो भी यहाँ पे एक प्रकार का संतुलन बनाने का कार्य कर रही है, इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रही है। और इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग कहते भी हैं थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। और इससे ये क्वेश्चन तो आता ही है कि किसने सिद्धांत दिया था, साथ ही साथ इससे ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि इस सिद्धांत के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो इसलिए ये सिद्धांत आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो दो हमारे बल्ज हैं, जो दो उभार हैं, ओशनोग्राफी में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओशनोग्राफी के अंतर्गत दो टर्म्स इसमें यूज होते हैं। जैसे जो बल्ज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहां बल्ज आएगा जो हिस्सा मून के सामने है। तो इस बल्ज के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, हम इसको कहते हैं जेनिथ टाइड। और जो बल्ज सेंट्रीफ्यूगल वाले के कारण आएगा उसको हम लोग कहते हैं नादिर टाइड। तो नादिर और जेनिथ ये दो तरह के बल्ज होते हैं। जैसे कभी कहीं लिखा है कि ये जेनिथ टाइड है, ये नादिर टाइड है। तो जेनिथ टाइड का मतलब कि वो टाइड ग्रेविटेशनल वाले के कारण आया, और नादिर टाइड का मतलब कि वो आया सेंट्रीफ्यूगल के कारण। अब अगली जो हम लोग की थ्योरी है, ये है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। लेकिन प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव थ्योरीज को समझने से पहले आइए एक बार हम लोग प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, अगर ये चीज हम लोग को समझ में आ जाएगी तो थ्योरीज बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ये तो फिजिक्स का टॉपिक है, हो सकता है फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हो इसको, लेकिन हम लोग एक बार और इसको देख लेते हैं और इसको हम लोग इजी वे में समझेंगे, जिससे जिन लोगों ने फिजिक्स में नहीं भी पढ़ा है वो लोग भी इसको अच्छे से क्लियर कर सकें। When a wave starts from a point in a medium and propagates in all possible direction and never returns, the wave is called progressive wave. प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग इसको हम कहेंगे, और इसी से आया प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेबल का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर रिटर्न्स। एक वेव है जो स्टार्ट हुई किसी मीडियम में और वो किसी भी डायरेक्शन में तो जा सकती है, लेकिन वो नेवर रिटर्न्स, कभी उसकी वापसी नहीं होगी। जैसे अगर कोई वेव यहां से चली तो इसकी फिर वापसी नहीं होगी, ये प्रोग्रेस इसमें होती जाएगी। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। इसको प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं, इसको ट्रैवलिंग वेव्स भी कहते हैं, एक और इसके लिए टर्म है। वहीं दूसरी ओर इसका अपोजिट, when a wave strike a hard surface and is reflected, the incident wave and the reflected wave superimpose, forming a standing wave called stationary wave. यहाँ भी इसके लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, स्टेशनरी वेव भी कहते हैं, स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। और इसको हम लोग समझते हैं, ये थोड़ा सा ये वाला तो हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। ये कभी वापस नहीं आएगी, ये इसमें प्रोग्रेस होती रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन जो स्टेशनरी वेव है, ये जैसे मान लीजिए, ये बहुत परफेक्ट नहीं बना है बट फिर भी समझाने के लिए पर्याप्त है कि इस तरीके से मान लीजिए एक वेव आई और ये कोई दीवार है, इससे टकराई। अब जब ये टकराएगी तो एक रिफ्लेक्शन भी उत्पन्न होगा। अब टकराने के बाद वो जो तरंग है वो रिफ्लेक्ट होगी और वो फिर इस तरीके से उसकी वापसी होगी। तो इसमें रिटर्न हो रही है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिटर्न कभी भी नहीं होगी। तो जब ये रिटर्न होती है तो आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे ये पॉइंट, इसको हम फिर से अगर ड्रॉ कर दें थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से, ये हम ज्यादा लंपड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे से में ही समझ लेते हैं। और फिर ये इस तरीके से, तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ये पॉइंट है, तो यहां पे वेव आई, ऐसे गई, फिर घूम के जब रिफ्लेक्ट होकर दूसरी बार आई, फिर इसी पॉइंट पे आई, फिर ऐसे गई। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिनिमल, बहुत ही कम या जीरो डिस्प्लेसमेंट के क्षेत्र होते हैं, जहां पे जैसे आप यहां देख रहे हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, ये स्थान अपने उसी स्थान पे है, ना तो इसमें धसाव हुआ ना तो ये ऊपर उठा। ये जब इस वेव के समय भी ये उसी पॉइंट वहीं पे था, और जब वेव रिफ्लेक्ट हो गया तो भी ये वहीं पे था। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नोड्स, रीजन्स ऑफ मिनिमल और जीरो डिस्प्लेसमेंट। और एंटी नोड
जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे ये सब क्या है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इस कॉन्सेप्ट का आगे की थ्योरी में बहुत यूज है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का आगे की जो थ्योरी है हैरिस वाली, उसमें बहुत बड़ा यूज है, इसलिए हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग थ्योरीज पे आते हैं। ये सेम वही पेज है जो हम लोगों ने, जब हम लोग प्रॉपर डिटेल में इस थ्योरी को समझे थे तो हम लोगों ने यहीं पे इसको देखा था। और विलियम वेबल की प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है, इंग्लैंड के विद्वान थे। और अब हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं एक बार। देखिए, ज्वार जो है वो तरंग या वेव्स के फॉर्म में पूर्व से पश्चिम दिशा में जो इनका जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट करती है, ये तरंगे टाइडल वेव्स। और इसका शिखर ज्वार और गर्त जो होता है भाटा होता है। गर्त ज्वार और भाटा में, जैसे ये इनके कहने का विचार है कि जब जो हिस्सा ऊपर उठेगा शिखर, वो ज्वार को शो कर रहा है, और जो धसाव है वो गर्त या भाटा को शो कर रहा है। टाइडल वेव में जैसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेस्ट और ट्रफ। मेन रीजन एक चीज ये कॉमन आप देखेंगे कि अगर हम कोई भी थ्योरी पढ़ें, हर थ्योरी में टाइड में जो मून का टाइडल फोर्स होता है, अट्रैक्शन टाइडल या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसी फोर्स को टाइड का मेन रीजन माना गया है हर थ्योरी में। बाकी कंटेंट अलग है, सभी लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं, लेकिन टाइड जनरेट कैसे होता है इस पे सभी लोग सहमत हैं कि रीजन यही है। किसी विद्वान ने और कोई बात नहीं बताई है। लेंथ एंड स्पीड ऑफ टाइडल वेव डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ ओशंस, मतलब कि जो जो वेव होंगी टाइडल वेव वो कैसी होंगी ये डिपेंड करता है ओशन की डेप्थ पे। क्योंकि ओशन अगर गहरा है तो ज्यादा पावरफुल वेव जनरेट होंगी। ओशन अगर ज्यादा गहरा नहीं है या जो भी वाटर बॉडी वो बहुत गहरी नहीं है तो वेव उतनी पावरफुल जनरेट नहीं होंगी। तो वेव की स्पीड कैसी है और लेंथ कैसी है ये डेप्थ ऑफ ओशन पे डिपेंड करता है। लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ मेक्स बैरियर्स फॉर टाइडल वेव्स। इसमें विद्वान ने ये बताया था, विलियम वेबल ने, कि दक्षिण में मून के अट्रैक्शन के कारण टाइडल वेव जनरेट हो जाती हैं। अब ये टाइडल वेव क्या करेंगी, अब ये अपना मूवमेंट शुरू करेंगी। किस तरीके से ये अपना मूवमेंट करेंगी, ये जो तरंगे हैं ये मूव करेंगी। साउथ में उत्पन्न हुई, दक्षिण में। और दक्षिण में क्यों उत्पन्न माना विलियम वेबल ने, क्योंकि दक्षिण में वाटर बॉडीज अधिक है, क्योंकि इसीलिए हम लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं। हम लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर को, और वाटर हेमिस्फीयर हमारा साउथ हेमिस्फीयर है, क्योंकि वहां वाटर हमको ज्यादा वहां पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मून के अट्रैक्शन के कारण पूर्व से पश्चिम दिशा में वेव्स उत्पन्न हो जाएंगी। अब क्योंकि जैसे जैसे वो वेव पूर्व से पश्चिम दिशा में मूवमेंट करना शुरू करेंगी तो बीच बीच में लैंड पड़ेगा, कॉन्टिनेंट्स पड़ेंगे, और उन कॉन्टिनेंट्स की वजह से ये बैरियर क्रिएट करेंगे, बाधा क्रिएट करेंगे, और वेव दो भागों में टूटेगी और सेकेंडरी वेव का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी वेव जो मून से बनी, सेकेंडरी वेव जो किसी लैंड मास से टकराने के बाद उत्पन्न हुई। और इस तरीके से ओरिजिन ऑफ वेव्स इन साउथ में वेव्स की ओरिजिन होती है, और फिर वो कॉन्टिन्यू रूप में फिर वो कॉन्टिन्यूसली उनकी शिफ्टिंग होती रहती है नॉर्थ की ओर। और यही इनके क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट भी है, क्योंकि ये मानते हैं, विलियम वेबल का साफ ये मानना था कि पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, वहां पर ओशनिक वेव्स जनरेट होती हैं, और ये वेव्स जो हैं ये वास्तव में टाइडल वेव्स होती हैं। और ये टाइडल वेव्स पहले तो मूवमेंट करती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम क्यों मूवमेंट करेंगी, आपका ये भी प्रश्न हो सकता है। तो जब पृथ्वी जिस दिशा में मूवमेंट करती है, आपको पता होगा कि वाटर जो है जल उसका साथ नहीं दे पाता, वो अपोजिट मूवमेंट करता है। तो उसी वजह से आपने उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा को भी पढ़ा होगा, उनका भी फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। तो
वो जो वेव्स हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में मूवमेंट करना शुरू कर देंगी और जैसे जैसे वो लैंड से टकराती जाएंगी उनकी दिशा उत्तर की ओर होती जाएगी और वो भागों में टूटती जाएंगी। पहले तो प्राइमरी वेव बनेगी मून से, लेकिन वो प्राइमरी वेव जब टकराएंगी लैंड से तो उनसे अलग अलग सेकेंडरी वेव्स का भी फॉर्मेशन होगा। जैसे कोई भी वेव जब किसी लैंड से टकराती है तो वो बाइफरकेट हो जाती है, बाइफरकेशन हो जाता है उसका, हिंदी में कहें तो द्विशाखन हो जाता है। इस तरीके से सबसे पहले साउथ में जिस समय पर ज्वार भाटा की क्रिया होगी, नॉर्थ में पहुंचने में उसको समय लगेगा। इस पॉइंट को बताए थे विलियम वेवल महोदय, लेकिन बाद में जो विद्वान लोग आए उन्होंने इस पॉइंट पर इनकी आलोचना की और ये कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। समय जो है वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि साउथ में पहले उत्पन्न होंगी, नॉर्थ में बाद में उत्पन्न होंगी, ऐसा नहीं है। तो इस पॉइंट पे विलियम वेवल की आलोचना की गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेशनरी वेव थ्योरी, हैरिस महोदय की। एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसका कंटेंट, फिर इसको और एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। अमेरिकन स्कॉलर हैरिस ने प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरोध में उसके अपोजिट अपना स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया। स्थैतिक तरंग होती क्या है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और इनका ये मानना था कि प्रत्येक ओशन में ये प्रोसेस स्वतंत्र रूप में होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अभी हम लोगों ने प्रगामी तरंग सिद्धांत देखा। प्रगामी तरंग सिद्धांत में क्या कहा था वेवल ने? वो कहते हैं कि साउथ में उत्पन्न होती है फिर वो नॉर्थ में पहुंचती है। वो ये नहीं मानते कि हर ओशन में ये प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन ये मानते हैं, जो कि उनके अपोजिट आए थे, तो इनका मानना था कि ये जो प्रोसेस है टाइड का, ये हर ओशन में ये प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से संपादित होती है। और हैरिस ने इसके लिए प्रयोग किया था। उन्होंने बर्तन में एक बर्तन लिया, उसमें जल भरा और उसका ऑसिलेशन करवाया, दोलन करवाया, और उससे एक चीज जो निकल के आई, जो कि अभी हम लोग पिछली वाली थ्योरी में भी देखे थे, कि जो कितना मूवमेंट होगा, जल कितना दोलन कर पाएगा, वो डिपेंड करेगा बर्तन की लेंथ, बर्तन की गहराई और बल कैसा लग रहा है। और यही बात हम लोगों ने पहले भी देखी थी कि जो वेव्स जनरेट होंगी वो कितनी पावरफुल होंगी। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जो हमारा ओशन है वो कितना गहरा है, उस डेप्थ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी कि बल जो लग रहा है वो कैसा बल लग रहा है, कितना पावरफुल लग रहा है। या इन्होंने तो एक बर्तन पे प्रयोग किया था, तो जो हम झटका दे रहे हैं बर्तन को वो हम कितना दे रहे हैं। ये सभी चीज़ें कितना जल कितनी देर दोलन करेगा इस पे डिपेंड करती हैं, इसको प्रभावित करती हैं। हैरिस ने इस कॉन्सेप्ट को अर्थ के ऊपर अप्लाई किया और फिर उन्होंने ये बताया कि टाइडल फोर्स ऑफ मून इज आल्सो मेन कॉज हियर, मतलब कि जो टाइडल फोर्स है मून का वही सर्वप्रमुख रीजन है। ये चीज हम लोगों ने पहले भी देखी कि हर विद्वान यही मानता है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑसिलेशन जो होगा वो एक केंद्र के चारों ओर होगा और यही होगा एम्फीड्रोमिक पॉइंट। एम्फीड्रोमिक पॉइंट अभी हम लोग फिगर में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए कि एम्फीड्रोमिक पॉइंट वह स्थान होता है जहाँ पर जल तल में असमानता नहीं होती, मतलब कि एम्फीड्रोमिक पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पे जल तल समान और शांत रहता है। ये क्वेश्चन एक बार आया था मिलान करने वाला और एम्फीड्रोमिक पॉइंट को मैच करना था, तो ये एक प्रकार का समान जलतल और शांत जलतल वाला एरिया होता है। हैरिस महोदय ने यही प्रयोग किया था। उन्होंने एक बर्तन लिया और बर्तन में जैसे मान लीजिए एक तरफ से अगर हम झटका देंगे, बल लगाएंगे, तो एक वेव उत्पन्न होगी, फिर वो टकरा के फिर वेव उत्पन्न होगी। हम लोगों ने अभी देखा था स्टेशनरी वेव में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था दीवार का। जैसे अगर ये दीवार है, आप एक रस्सी लिए हैं और रस्सी से अगर आप उसको एक झटका दे रहे हैं तो वेव ऐसे आएगी, फिर वो लौटेगी, ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपको एक नोडल पॉइंट बताया था, नोड बताया था कि जहाँ पे जो जीरो या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का एरिया होता है। जैसे वही सेम कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने वहाँ भी कहा था कि ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इसमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये मिनिमम या जीरो डिस्प्लेसमेंट है। ये एरिया ना तो नीचे गया, ये एरिया ना तो ऊपर गया। जब
वेव ऐसे आई तो भी ये यहीं पे था, और जब वापस गई तो भी ये यहीं पे था। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह की वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव कहते हैं। और जो कि इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड था हैरिस का सिद्धांत, इसीलिए सिद्धांत को भी हम कहते हैं स्टेशनरी वेव थ्योरी। तो हैरिस महोदय का सिंपल एक मानना था कि हर ओशन में इस तरीके की जो प्रोसेस उन्होंने एक बर्तन पे किया, जो एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके के प्रोसेस हर ओशन में अलग अलग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से होते हैं। ये नोडल पॉइंट एक बनता है। इसी नोडल पॉइंट को यहाँ तो हम नोडल पॉइंट कह रहे हैं जब हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस सिद्धांत में उन्होंने इसके लिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा एम्फीड्रोमिक पॉइंट। ये एम्फीड्रोमिक पॉइंट ये नोडल पॉइंट ही होता है जहां पे आप देख रहे हैं कि जल तल जो है वो समान है, शांत है। इसके अदर एरियाज में डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसी को कहा जाता है एम्फीड्रोमिक पॉइंट। और इसी एम्फीड्रोमिक पॉइंट से जो वेव्स हैं, टाइडल वेव्स हैं, वो जनरेट होती हैं और फिर वो जहाँ जहाँ जाती हैं, जहाँ उनका शिखर पहुंचेगा वहां पे ज्वार आएगा, जहां पे उनका गर्त पहुंचेगा वहां पे भाटा आएगा। ये ऐसी बात विलियम वेबल ने भी बताई है और ऐसी ही बात यहाँ पे ये भी करते हैं। लेकिन अगर जो पूरी नीचे की स्टोरी है थ्योरी की, वो दोनों लोगों की अलग अलग है। थ्योरीज में दोस्तों हम लोग को बहुत ज्यादा उतना नहीं समझना होता है, क्योंकि थ्योरीज की एक खास बात ये होती है कि किसी विद्वान ने जो बात बताई है हमको बस उसी की बात को एज इट इज बता देना है। बहुत ज़्यादा कुछ हम अपने से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उसमें। तो जितना किसी भी विद्वान की जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, वो जितना हमको समझ में आ रहे हैं, हम उसको वहाँ पे उतना उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हैरिस का सिद्धांत हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम वेबल की भी देख ली, और हम लोगों ने इक्विलिब्रियम थ्योरी जो न्यूटन की है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग सबसे अंतिम चरण पे बढ़ रहे हैं और जो हम लोग की कोरल रीफ्स की थ्योरीज है उसको देख लेते हैं। डार्विन महोदय, डार्विन आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। डार्विन, चार्ल्स डार्विन, बहुत ही फेमस 1859 में इनकी किताब आई थी फेमस, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। थॉट में आपने पढ़ा भी होगा। रेडजल इससे काफी इंस्पायर्ड थे और इसी बुक से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जो एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखा और पॉलिटिशियन जियोग्राफी लिखा। उसमें इनका एक हमको ये समझ में आता है कि जो जर्मन विचारधाराएं आई, नियतिवाद आया, ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी आई, लेबेंसरम का कॉन्सेप्ट आया, ये कहीं ना कहीं डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमको वहां पे नजर आता है। डार्विन ने कोरल रीफ पे भी काम किया था और इनका जो ये सब्सिडेंस थ्योरी है, ये एग्जाम में मैंने जैसे बताया था आपको कि 2020 के एग्जाम में आया था कि ये सिद्धांत सब्सिडेंस थ्योरी किसने दी थी। तो वहां तो आप लोगों ने जिसने भी पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डार्विन ने दी थी। लेकिन हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि डार्विन बेसिकली कहना क्या चाहते थे। देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि कोई आइलैंड है और इसके सहारे एक रीफ का फॉर्मेशन हुआ। आप लोग को पता होगा कि रीफ मेनली 3 तरह की होती है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। जैसे किसी आइलैंड से बिल्कुल जुड़ी हुई जो रीफ होती है, इसमें लगून नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ या तटीय प्रवाल भित्ति। ये तट से बिल्कुल जुड़ी हुई होती है। कभी कभी लगून बन जाती है लेकिन नॉर्मली लगून नहीं होती। दूसरे को हम लोग कहते हैं बैरियर रीफ। इसमें आप देख रहे हैं ये येलो कलर से, अगर हम रीफ, येलो कलर से मैंने रीफ को दिखाया है, इस रीफ में और इस आइलैंड के बीच में बैरियर है। बैरियर क्या है? लगून। इसको हम लोग बोलते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। मतलब ये लगून एक प्रकार का अवरोधक का काम कर रहा है इन दोनों के बीच में। और ये लास्ट में एटॉल, एक वलयाकार प्रवाल भित्ति, मुद्रिका के आकार की या अंगूठी के आकार की, बहुत सारे शब्द इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और एक रीफ और होती है, हो सकता है किसी किसी बुक में जरूर इसको शामिल किया जाता है, किसी किसी में नहीं किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट रीफ और होती है पैच रीफ। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आइलैंड पूरा डूब गया, यहाँ पे अटॉल बन गई और बीच बीच में भी कभी कभी जैसे इन एरियाज में भी रीफ्स दिख जाती हैं छोटी छोटी, उसको हम लोग कहते हैं
पैच रीफ, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो रीफ के टाइप्स हैं वो तीन ही है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कहा क्या डार्विन ने। डार्विन ये कह देते कि जैसे मान लीजिए कि इस आइलैंड के सारे फ्रिंजिंग रीफ बन गई। अब इस फ्रिंजिंग रीफ में, अब इस आइलैंड में अवतलन होगा। जब ये आइलैंड नीचे सिंक करेगा, जब इसमें सब्सिडेंस होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इस आइलैंड के नीचे जाने की वजह से यहां पर गैप आ जाएगा। ये देखिए आइलैंड यहाँ पे है, जब ये आइलैंड नीचे डूबा तो आइलैंड तो अंदर चला गया थोड़ा सा, रीफ वहीं है, तो रीफ और आइलैंड के बीच में एक गैप आ जाएगा, ये लगून हो जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो उसका अवतलन होना स्टॉप नहीं होगा, वो अवतलन निरंतर होता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये आइलैंड पूरी तरीके से, जो भी ये लैंड है ये पूरी तरीके से डूब जाएगा और केवल किनारे किनारे हमको एक वलयाकार भित्ति दिखाई देगी, जिसको हम एटॉल बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरी थी डार्विन महोदय ने। बुक्स में इसको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया जाता है, लेकिन इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो स्टोरी है इसका, इस थ्योरी की, वो यही है कि इन्होंने जिस लैंड के सहारे भित्ति बनी उसमें अवतलन को इन्होंने स्वीकार किया है। और एक सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताई है कि जो फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल, ये जो अलग अलग हमारे टाइप्स ऑफ रीफ्स हैं, ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही रीफ के अलग अलग अवस्थाएं हैं। पहले फ्रिंजिंग रीफ बनी, फ्रिंजिंग रीफ ही भविष्य में बैरियर रीफ बनेगी, और बैरियर रीफ ही भविष्य में एटॉल बनेगा। आइलैंड इसके सहारे फ्रिंजिंग रीफ बन गई, जब ये लैंड में सिंकिंग हुआ, सब्सिडेंस हुआ, इसके बीच में गैप आ गया, यहाँ लगून बन गई, तो ये बैरियर रीफ हो गया। और जब ये पूरी तरीके से डूब गया तो ये एटॉल बन गया। तो ये जो सिंकिंग है या जो सब्सिडेंस हो रहा है, जो लैंड जो अंदर सब्स तो ये जो सब्सिडेंस हो रहा है ये इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब इसमें इन्होंने दो एग्जांपल्स बहुत अच्छे दिए, क्लिफ की अनुपस्थिति और लैगून का निरंतर छिछला बना रहना। ये इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए ये दो बहुत अच्छे एविडेंस दिए। इनका ये कहना था कि अगर हम देखें इन एरियाज में ट्रैवल करें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्लिफ क्या होता है। क्लिफ एक प्रकार का खड़ा ढाल, स्टीप स्लोप। अगर मान लीजिए कि ये निरंतर इसमें धसाव हो रहा है तो कभी भी क्लिफ या स्टीप स्लोप नहीं बन पाएगा। अगर वो लैंड हमेशा निरंतर नीचे की ओर जा रहा है, स्टीप स्लोप तो तभी बनेगा ना कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई एरिया है और ये कोई, और ये यही है आपका स्टीप स्लोप। तो जब ये हिस्सा ये भी निरंतर नीचे की ओर धंस ही रहा है हमेशा, तो स्टीप स्लोप वैसा जो खड़ा ढाल है या जो क्लिफ है वो नहीं बन पाएगी। तो क्लिफ की अनुपस्थिति इन्होंने बताई। और दूसरा इन्होंने एक पॉइंट और बताया कि लैगून निरंतर छिछली बनी रहती है, लैगून पूरी तरीके से भर नहीं पाती। उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि फ्रिंजिंग रीफ में भी कहीं कहीं लगून होती है, जिसके लिए एक टर्म यूज होता है बोट चैनल। छोटी छोटी लगून्स होती हैं, लेकिन नॉर्मली लगून्स बैरियर में ही होती हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई छोटी सी लगून है और वो लगून, इसमें कुछ भी सब्सिडेंस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ से जो भी पदार्थ हैं इस आइलैंड से वो कहीं ना कहीं ग्रेविटी के कारण सरकते हुए या अलग अलग प्रोसेसेस से ये लगून एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे भर जाएगी। ये अगर हम इसमें देंगे तो ये लगून एक समय आएगा है, एक समय ऐसा आएगा कि वो लगून भर जाएगी। लेकिन ये चूंकि हमेशा ये निरंतर इसमें अवतलन हो रहा है इस लैंड में, तो इसी वजह से ये लगून हमेशा छिछली बनी रहती है। अगर ये मान लीजिए स्टॉप हम कर दें इसको, इस प्रोसेस को हम यहीं पर रोक दें, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो भी पदार्थ हैं इस लैंड पर उनके जमाव से ये लगून भर जाएगी। लेकिन चूंकि ये हमेशा इसका अवतलन हो रहा है, हमेशा ये डाउन जा रही है, और उस वजह से हमेशा इसके अवतलन होने की वजह से ये लगून छिछली बनी रहती है। तो ये पॉइंट काफी उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया, और आगे चल के डार्विन ने इसको और अच्छे से विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया।
और लास्ट में एटॉल हम लोगों ने देख ही लिया था। तो ये थी डार्विन की थ्योरी। ये थ्योरी आई थी 1837 में, बाद में 1842 में इसमें इन्होंने कुछ संशोधन किए थे और 2 ईयर्स में मेनली इसमें काम हुआ था, 1837 एंड 1842। इसके बाद का जो हम लोग का सिद्धांत है मरे का स्थिर स्थल का सिद्धांत 1880 में, इसमें इन्होंने 2 चीजों की बात की है, इरोजन या डिपोजिशन। मरे महोदय ये कहते हैं कि 30 फैदम या 180 फीट, आपको पता होगा 180 फीट 30 फैदम कैसे हुआ, एक फैदम में 6 फीट होते हैं, तो 30 फैदम 180 फीट। ये मान लीजिए कि कोई सबमरीन प्लेटफॉर्म है जिसपे जो कोरल्स हैं वो अपना रीफ बनाएंगे। अब क्या होगा कि उन्होंने 30 फैदम की जो हाइट है उसको सबसे उपयुक्त माना है कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन के लिए, प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए 30 फैदम सबसे परफेक्ट है। अब ये इनका मानना है, बाद में इनके सिद्धांत की काफी आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन अब इन्होंने जो कहा है हम लोग उस कॉन्सेप्ट को बस समझ लेते हैं। इन्होंने ये कहा, बहुत ही सरल सी बात कही कि जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है, यहीं पे कोरल्स अपना घनौदा या जो अपना रीफ है वो बनाएंगे। अगर ये एरिया मान लीजिए कि 30 फैदम यहाँ है, एग्जाम्पल के लिए 30 फैदम की हाइट ये है और ये एरिया तो नीचे है, तो जो ये नीचे है तो ये यहाँ पे बहुत डिपोजिशन होगा और डिपोजिशन होने से ये जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगा, जब ये 30 फैदम की हाइट को प्राप्त कर लेगा तभी यहाँ पे कोरल्स अपना फॉर्मेशन, रीफ का फॉर्मेशन शुरू करेंगे। एक तो उन्होंने ये बात कही। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये ऊपर है, 30 फैदम से ऊपर है, एक ये भी केस हो सकता है। अभी तो हम लोगों ने ये देखा कि ये जो सबमरीन प्लेटफॉर्म है ये 30 फैदम से नीचे है, तब तो डिपोजिशन से हमें यहाँ तक पहुंचना है। अगर ये ऊपर है और 30 फैदम यहाँ है, उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे इरोजन होगा और ये कट कट के यहाँ तक इस लेवल तक आ जाएगा। मतलब कि इनके सिद्धांत को हम स्थिर स्थल क्यों कहते हैं, आप देख रहे हैं कि ये स्थल स्थिर है, ये नहीं हिल डुल रहा है, बल्कि या तो यहाँ पे इरोजन से या तो यहाँ पे डिपोजिशन से ये चीज जो है 30 फैदम को प्राप्त कर पा रही है। या इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी का एक लकड़ी हमने ले ली और इस लकड़ी को हमें कोई एक निश्चित हाइट तक पहुंचाना है, तो अगर वो हाइट मान लीजिए ऊपर है, यहाँ तक पहुंचाना है, तो हम लकड़ी को उठाए ना, हम उसमें ऐड करते हैं एक हिस्सा और यहाँ तक वो पहुंच जाएगी। या फिर हमको मान लीजिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ तक ले आना है अगर दूसरे केस में, तो हम इसको नीचे ना करें बल्कि हम इसको कट कर दें ऊपर से, तो ये ऑलरेडी नीचे इतना हो ही जाएगा। तो यही बात इन्होंने बताई कि ये जो लैंड एरिया है इसमें उत्थान या धसाव नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इरोजन एंड डिपोजिशन होगा। और टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा 30 फैदम, इसी टारगेट को अचीव करना है। अगर ये हिस्सा पहले से ही बहुत ऊपर है तो इरोजन से ये 30 फैदम तक पहुंच जाएगा, और अगर ये हिस्सा पहले से नीचे है 30 फैदम से 180 फीट से, तो फिर डिपोजिशन के माध्यम से इसको 30 फैदम तक पहुंचना होगा। अब ये कैसे पहुंचता है, ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि ये ऊपर है या नीचे है। तो ये 30 फैदम और 180 फीट ये इनकी थ्योरी का एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पे पूरी जो इनकी थ्योरी है ये बेस्ड है। अगला जो हम लोग का सिद्धांत है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, डेली महोदय की। ये भी सिद्धांत सिंपल है और इसमें प्लीस्टोसिन आइस एज की बात की गई है। डेली का ये कहना था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लैंड एरिया है, एक इजी हम लोग बस मॉडल बनाएंगे समझने के लिए, क्योंकि बुक्स में इसके फिगर्स काफ़ी क्रिटिकल दिए गए हैं, वो जल्दी समझ में नहीं आते हैं। ये लैंड एरिया है। अब क्या हुआ, और यहाँ पे मान लीजिए वाटर बॉडी है, ठीक, ये वाटर बॉडी हो गई। अब प्लीस्टोसिन आइस एज आया, ठीक है, प्लीस्टोसिन आइस एज में जल जम गया पूरा। अब जब ये जल जम जाएगा तो जमने से क्या होगा,
जमने की वजह से 33 से 38 फैदम तक ये नीचे हो जाएगा इसका लेवल, क्योंकि पूरा का पूरा जो सागर है, प्लीस्टोसिन आइस एज में क्या हुआ था, पूरा जितनी भी वाटर बॉडीज थी सब जम गई थी, बर्फ ही बर्फ हर जगह थी। तो जो सी लेवल था वो 33 से 38 फैथम तक नीचे चला गया। ठीक, ये नीचे चला गया, मान लीजिए ये यहां पे आ गया। अब जब ये नीचे चला गया, वहां पे फिर क्या हुआ, ग्लेशियर का प्रोसेस प्रभावी हुआ, और उसने क्या किया, यहाँ पे विभिन्न तरह के चबूतरे, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स बनाए। और फिर क्या हुआ, बाद में जब ये आइस एज समाप्त हुआ, तो आइस एज समाप्त होने पर जो वाटर लेवल है फिर से वो इंक्रीज कर गया, और जब वाटर लेवल फिर से इंक्रीज कर गया, तो वो इंक्रीज होने की वजह से ये जो प्लेटफॉर्म्स बने थे, ये प्लेटफॉर्म्स जो है वो जल में डूब गए, और जब वो जल में डूब गए तो जो हमारे कोरल्स थे उनको अपना रीफ बनाने के लिए एक सबमरीन प्लेटफॉर्म मिल गया और उन्होंने अपना रीफ बनाया। यही बात इन्होंने डेली महोदय ने की है। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई कठिन चीज उन्होंने नहीं बताई, बस ये बताया कि प्लीस्टोसिन आइस एज में सी लेवल नीचे चला गया था। सी लेवल नीचे चला गया जाने का रीजन क्या था कि पूरा जल जो है सब कुछ जम चुका था, और वहां पे फिर तरह तरह के चबूतरे बने, ग्लेशियर प्रोसेस प्रभावी हो गया, ग्लेशियर ने क्या किया, चबूतरे बनाए, प्लेटफॉर्म्स बनाए, और जब बाद में ये आइस एज समाप्त हुई, तो जब जल ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि जल जब बर्फ पिघल गई जल के फॉर्म में हो गया, तो सी लेवल इंक्रीज कर गया, और जब वो इंक्रीज कर गया तो ये चबूतरे जो बने हुए थे, ये स्वाभाविक सी बात है कि ये अंदर डूब जाएंगे, और जब ये डूब जाएंगे तो फिर वहीं पे, और परफेक्ट हाइट, परफेक्ट गहराई भी मिल गई 33 से 38 फैदम की। 30 फैदम की बात किए थे मरे, और 33 से 38 फैदम की बात किए थे डेली। तो उनको जब इस गहराई में यहाँ पे चबूतरे मिल गए, तो कोरल्स ने अपना जो घनौदा है या जो उनका रीफ है उसको बनाना शुरू कर दिया। ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का एकदम किनारे का हिस्सा ईस्ट का, यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे प्रमुख बैरियर रीफ है। और यहीं पे आप देख रहे हैं कोरल सी। इसको दिखाने का क्या रीजन है, डेविस की थ्योरी। डेविस महोदय ने क्या किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेविस ने कोई नई थ्योरी नहीं बनाई, डेविस ने डार्विन की थ्योरी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया। डार्विन ने जो ये सारी बातें बताई थी कि लेगून का छिछला बना रहना, क्लिफ की अनुपस्थिति, और किस तरीके से सब्सिडेंस हो रहा है, कोरल सी में इस तरीके के एग्जाम्पल्स इन्होंने खोजे और कोरल सी में काफी काम किया, और फिर इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन्होंने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि जो भी बातें डार्विन ने बताई हैं वो बातें सही हैं। तो ये डेविस का काम था, डेविस में हम लोग को बस इतना ही समझना है, और इन्होंने 1914 से 18 के बीच में अपना ये वर्क किया था। तो ये रहा दोस्तों ओशनोग्राफी के मॉडल्स एंड थ्योरीज का रिवीजन पार्ट 1। इसके बाद हम लोग आगे जो कुछ ओशनोग्राफी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं कभी उसको भी देख लेंगे, लेकिन आज हम लोगों ने थ्योरीज को अच्छे से समझ लिया, और ये थ्योरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे कुछ क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से आते ही हैं। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा सभी थ्योरीज को, और एक लिस्टिंग जरूर कर लीजिएगा कि कौन कौन सी थ्योरीज इनमें आपको पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। और हम लोगों ने उन्हीं उन्हीं थ्योरीज को देखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि डेविस को भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप बहुत खोजेंगे तो आपको मिलेगा, आपको आर्टिकल्स मिल सकते हैं डेविस के कोरल रीफ पे, लेकिन उतना हम लोग के लिए जरूरी नहीं है। हम लोग के लिए कोरल रीफ में अवतरण सिद्धांत को समझना आवश्यक था, फिर भी हम लोगों ने 2 और देख लिया। इसी तरीके से ज्वार भाटा में इक्विलिब्रियम थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोगों ने वहां पर भी 2 एक्स्ट्रा थ्योरीज देख ली। तो किस थ्योरी को डिटेल में समझना है और किस थ्योरी में सिर्फ उसके प्रोपाउंडर के नाम को याद रखना है, इस चीज को भी हम लोग को ध्यान से समझना होगा, नहीं तो हम लोग ज्यादा मेहनत भी लग जाएगी और फिर वो चीज उतना यूजफुल भी नहीं रहेगी।
तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर आगे किसी और अध्याय में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।